नमस्कार, मैं मयंक गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल दलित टीवी में। चुनावी माहौल है, कल वोटिंग डल जाएगी। उसी संदर्भ में आज हम आए हैं। अभिषेक उपाध्याय जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर। नमस्कार उपाध्याय जी। जी नमस्कार मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और दलित टीवी के जो श्रोता हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, आज जैसा आप मेरे से पूछ रहे थे कि चुनाव है, कल वोटिंग हो जाएगी तो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे और माहौल क्या है उस पर बात करेंगे। तो आज का मैं बता दूं, मेरे पास आज मैंने सभी अखबार अपने पास मंगाए स्पेशल। तो आप देख सकते हो मेरे पास, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, नवभारत टाइम्स है। जी जी, इसमें भी है बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया है। मेरे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, इसमें भी लोक कल्याण संकल्प पत्र है बीजेपी का। दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स भी है, इसमें भी संकल्प पत्र है बीजेपी का। हिंदुस्तान है, इसमें भी बीजेपी का संकल्प पत्र है। दैनिक जागरण है, इसमें भी बीजेपी का संकल्प पत्र है। और अमर उजाला, इसमें बीजेपी का संकल्प पत्र है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ कोई सा ना इनमें से कोई ना कोई एक पेपर जरूर आता होगा। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश पेपर है, और नवभारत टाइम्स। तो आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, तो आज बीजेपी ने बहुत खर्चा किया है। और जो मैं बोलता हूँ कि पैसा बोलता है, जी जी, सभी पेपरों में विज्ञापन दिया गया है और फ्रंट पेज पे दिया गया है। ठीक है, तो जैसा मैं बोलता हूँ कि पैसा बोलता है, तो और किसी पार्टी का पेपरों के फ्रंट पेज पर कोई भी विज्ञापन या संकल्प पत्र नहीं है। इससे पता चलता है कि पार्टी के पास कितना पैसा है। जी तो आप देख रहे हो कि बीजेपी के पास कहीं ना कहीं अधिक धन है और उस धन का प्रयोग बीजेपी पूरा कर रही है। और कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो बीजेपी उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रही है। जी जी, और सभी पेपरों में उन्होंने अपना दिया है फ्रंट पेज पर। आप पिछले 5 साल में देखोगे तो बीजेपी के छोटे छोटे शहरों में भी ऑफिस खुले हैं जी और अपनी ज़मीन खरीद कर ऑफिस खोले हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के पास कितना पैसा है और उस पैसे का कहीं ना कहीं प्रयोग भी किया गया है। और सभी पेपरों के फ्रंट पेज पे है, तो कहीं ना कहीं कल चुनाव है। चुनाव में से पहले एक दिन पहले संकल्प पत्र आया है अखबारों के फ्रंट पेज पे, तो कहीं ना कहीं वोटर को लुभाने की बात कही गई है। और इसमें आपको मैं पढ़ के सुना दूं थोड़ा सा। इसमें पहली लाइन लिखी गई है, सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, जी जी, जो कि आज तक इन्होंने नहीं किया। लेकिन जब बात करें, अखिलेश जी ने बोला कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे घरेलू, और किसानों की बिजली जो ट्यूबवेल का बिल है वो जी बिल्कुल ही माफ़ कर देंगे फ्री। तो इन्होंने भी अपने संकल्प पत्र में वो चीज़ दे दी। जी जी, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लुभाने की बात है। दूसरा आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे। ये चीज़ इन्होंने पिछले चुनाव में बोली थी, लेकिन 14 दिन के अंदर किसानों का भुगतान नहीं हो पाया, ये कड़वा सच है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत किया जाएगा। यानी कि अब भी ये जो किसानों का किसान आंदोलन भी हुआ, उसमें किसानों ने मांग की कि हमें MSP की गारंटी चाहिए, तो अब भी इन्होंने गारंटी की बात नहीं कही है। कहीं ना कहीं किसानों को एक लॉलीपॉप, एक झुंझुना देने की बात कही है कि हम और मजबूत करेंगे। गारंटी की बात ये अब भी नहीं कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज का कोई ना कोई पेपर उठाएं और ये जो जितने भी इन्होंने संकल्प पत्र में अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएँ दी हैं, इनको ध्यान से पढ़ें। ये इसमें से बहुत सारी योजनाएँ ऐसी हैं जो इन्होंने पिछले भी घोषणा पत्र में दी थी और ये पूरा नहीं कर पाए। इसमें इन्होंने रोजगार की बात की है कि हमने इतने लाख रोजगार दिए हैं और इतने देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जैसा लोगों को पता भी है, जनता जानती है कि रोजगार देने में कहीं ना कहीं सरकार असफल रही है। अभिषेक जी, आपने दो मुद्दे उठाए। एक तो किसानों का मुद्दा जी आपने अभी इसमें उठाया है। तो किसानों की अगर हम बात करें, तो जैसा हमने आपको फॉलो भी किया है, देखा भी है, आप किसान आंदोलन में भी काफ़ी समय दिया है आपने, शुरू से लेकर आखिरी तक सारा किसान आंदोलन आपने फॉलो किया है। दूसरा हो गया रोजगार का मुद्दा, तो आपने उस रोजगार के मुद्दे को जो बढ़ाया है, हमने उस पर भी देखा, आपने शिक्षा मित्रों की काफ़ी आवाज़ को उठाया था, जो कि अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को पक्का किया था। बाकी उसके बाद जब
योगी जी की सरकार आई, उसमें कोर्ट का एक चुनावी वो फैसला आया कोर्ट का, उसमें उनके द्वारा जो है शिक्षा मित्रों को थोड़ा सा कम वेतन दे दिया गया था। ये था तो अभी उससे कोर्ट भी में है वो उनका बेरोजगारी और बढ़ गई। रोजगार बढ़ाने के बजाय बेरोजगारी की तरफ चली गई सरकार। इसी संदर्भ में मैं ये जानना चाहूँगा, किसानों के लिए, देखो किसानों का मैं बताऊं, किसानों ने जिस चीज़ के लिए धरना हुआ था कि उनको एमएसपी चाहिए और एमएसपी पे गारंटी चाहिए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं बोला था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उस पर काम होगा, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो पाया। चुनाव भी आ गया, वो काम नहीं हो पाया। अभी जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये हवाला दिया था कि चुनाव आयोग ने जो है इस चीज़ पे रोक लगाई है कि आप कोई भी जो है इस चीज़ पे नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव आ गया है, तो अब जो भी होगा कार्रवाई चुनाव के बाद होगी, ये बोल दिया गया। लेकिन एमएसपी की अगर ये तो लिखित में है, ये तो बीजेपी ने लिखित में दिया है, अब भी एमएसपी की ये मजबूत करने की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात नहीं कर रहे कि हम गारंटी देंगे। तो कहीं ना कहीं नियत में खोट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानी है। नहीं तो ये यहाँ लिखित में गारंटी लिखते, गारंटी शब्द नहीं आया है, ठीक है। इन्होंने केवल ये कहा कि और मजबूत करेंगे, ठीक है। और रोज़गार की बात करें तो आपको भी पता है रोज़गार देने में कहीं ना कहीं ये असफल रहे हैं। और जो युवा है, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कल पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव है 10 तारीख को, तो युवा परेशान हैं। जो भर्तियां हुई, पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो पाती, अटक जाती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं, लंबित रहती हैं, तो बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर भी चुनाव होगा। और बात करें महंगाई, एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। जी जी, आपको पता है कि महंगाई बढ़ी है, वो पेट्रोल की दाम हैं, सिलेंडर जो गैस है आपका, गैस के दाम बढ़े हैं। जी जी, और जो घरेलू यूजेज होती हैं चीज़ें, डेली यूजेज वाली जो चीज़ें हैं, डेली वेज वाली, उन पे महंगाई बढ़ी है। महंगाई पिछली सरकारों में बढ़ी है, हम मानते हैं, लेकिन इस सरकार में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, अगर आप सरसों के तेल की बात करें तो 90 रुपये के करीब तेल 1 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर था, लेकिन आज 190 रुपये लीटर। तो कहीं ना कहीं 100% की जो महंगाई है वो बढ़ी है। और ये मुद्दा इस चुनाव में रहेगा जनता के बीच। और रोज़गार का मुद्दा भी रहेगा। जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए वो भी युवाओं की नज़र में है, मुद्दा रहेगा। एक किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में मुद्दा रहेगा। तो अभिषेक जी, ये सारे मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन क्या सरकार को जो एक कोरोना का एक पेंडेमिक समय गया है, क्या उसका भी बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगी सरकार? उसका एक बहाना कहीं मिल जाए सरकार को? नहीं, वो कुछ कोरोना की मैं बात करता हूँ, पेंडेमिक टाइम की, उसमें जनता ने देखा कि कहीं ना कहीं, देखो पहली कोरोना आया, उसमें मैं मानता हूँ कोई भी सरकार थोड़ा सा फेल हो सकती थी या वो हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें थोड़ा सा काम किया। लेकिन फिर भी आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रबंध, मैनेजमेंट सरकारें नहीं कर पाई। और जैसे जो लॉकडाउन में सॉरी, जो मज़दूर वर्ग है, जो एकदम से लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो रोडों पे चले मज़दूर और मरे, कितने लोग मर गए रोडों पर ही, तो वो मुद्दा भी जनता, हम भी लोगों के बीच गए तो जनता भूली नहीं है। जनता कहती है कि हमें वो टाइम याद है कि जनता रोडों पर मर गई, लेकिन सरकार उनको कोई कन्वेंस, कोई सुविधाएं नहीं दे पाई, मज़दूर मर गए। तो ये भी मुद्दा रहेगा। और लोग आप देख सकते हो ऑक्सीजन की कमी में भी मरे, बहुत सारी चीज़ें मुद्दे बनेंगी सरकार के। मैं मानता हूँ कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। और कल चुनाव है, अब चुनावी दंगल चल रहा है, कल चुनाव हो जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है? क्या पत्रकारिता इतनी निचले स्तर तक पहुँच गई है जो सच्चाई दिखाने में असफल हो रही है? देखो, पत्रकारिता में की बात करें तो कुछ पत्रकार हैं जो बहुत ही अच्छा दिखाते हैं, सच दिखाते हैं और ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। लेकिन अगर आप 80% पत्रकारिता की बात करो तो फिर मैं वही कहूँगा कि पैसा बोलता है। तो पैसे का असर है कहीं ना कहीं, पैसे के प्रभाव में जो बड़े टीवी चैनल्स हैं वो हैं, और वो कोई भी सरकार के विरोधी, या विरोधी नहीं कह सकते आप, हकीकत नहीं दिखाते हैं। क्योंकि हकीकत दिखाएंगे तो वो सरकार के विरोध में जाएगी, और सरकार के विरोध में जाएगी तो सरकार नाराज़ हो जाएगी। और क्योंकि
कोई भी बड़ा टीवी चैनल, ये सब उद्योगपतियों के चैनल हैं, वो नहीं चाहेंगे कि भाई सरकार हमसे नाराज़ हो। तो क्या हम क्या मान लें कि मतलब पैसे की ताकत सच्चाई की ताकत से ज़्यादा बड़ी हो गई है आज के? हाँ, कहीं न कहीं ऐसा माना जा सकता है कि पैसा सच्चाई पर हावी हो गया है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुछ ऐसे पत्रकारों का जो वाक़ई में ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं और गरीबों की जो समस्याएँ हैं उसको वाक़ई में दिखाते हैं, अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हों या अपने उनके छोटे अखबार हैं या यूट्यूब पर चैनल्स हैं, वो हकीकत दिखाते। तो उन ऐसे पत्रकारों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जो जनता तक पहुँचते हैं और उनकी समस्याओं को उजागर करते हैं और दिखाते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पे राजनीति निर्भर करती है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आज हम बैठे हैं लोनी विधानसभा क्षेत्र में। लोनी विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? देखो, जो उत्तर प्रदेश में माहौल है दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक गठबंधन जो हुआ है जयंत जी और अखिलेश जी की वजह, उसका एक लहर है। वो लहर लोनी में भी देखने के लिए मिली। जब लोनी में अखिलेश जी का जनरथ यात्रा आई थी और जयंत जी उनके साथ थे, तो मैंने भी उसको कवर किया, मैंने दिखाया लोगों को। रात के 1:15 बजे, यानी कि आप कह सकते हो 1 से 1:30 बजे, जितनी कड़ाके की ठंड थी, लोग, जनता हटी नहीं रोडों पर, उनका इंतज़ार करती रही रात 1:30 बजे तक अखिलेश जी का। और इतनी ठंड थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही टेम्परेचर डाउन था। फिर भी जनता उनकी एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए रोडों पर डटी रही और हज़ारों लाखों की संख्याएं थी रोडों पर। तो इससे पता चलता है कि जनता, उत्तर प्रदेश की बात करें या लोनी विधानसभा की बात करें, लोनी विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज जो हैं उनकी नज़रें लोनी विधानसभा सीट पर है। तो यहाँ भी एक गठबंधन की लहर नज़र आ रही है और जनता बदलाव चाह रही है। जैसा उत्तर प्रदेश में, ऐसी लोनी में भी बदलाव चाह रही है। कहीं ना कहीं जनता झूठे वादों से और महंगाई से, और जो युवा है वो भी परेशान है, रोज़गार नहीं मिल पाए हैं। दूसरा, लोनी की बात करें, लोनी में इतना विकास नहीं हो पाया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूलों का विकास नहीं हो पाया, हॉस्पिटल्स हैं का विकास नहीं हो पाया, बहुत सारे मुद्दे हैं। और महंगाई का मुद्दा तो ओवरऑल सभी जगह है। तो और एक चीज़ और मैं बता दूं, लोनी विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है और जो किसान आंदोलन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उठा हुआ माना जाता है। और कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन लोनी में भी इफ़ेक्ट करेगा और इफ़ेक्ट कर भी रहा है। जैसा मैंने सर्वे भी किया है, देखा भी, मैंने दिखाया भी है लोगों को अपने मौलिक भारत न्यूज़ चैनल पर। तो है, तो एक लहर है गठबंधन की लहर है आप बता रहे हैं, तो उसके पीछे कारण के लोनी विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव जी का ज़्यादा प्रभाव है, यहाँ मौजूदा प्रत्याशी जो हैं उनका ज़्यादा प्रभाव है, किस कारण से लहर गठबंधन की है? देखो, बात करें अगर मौजूदा जो यहाँ पे वर्तमान में क्या स्थिति है, यहाँ वर्तमान में अगर आप बात करें, जो गठबंधन है उसकी लहर तो है ही है जी। तो यहाँ के जो गठबंधन से प्रत्याशी उतारे गए हैं वो बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारे गए हैं और मदन भैया जी उतारे गए हैं, वो मजबूत प्रत्याशी हैं, उनका अपना जनाधार है और उनका जनाधार देखना भी, आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जनाधार बहुत बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है, बल्कि कल चुनाव है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन और जो एक जोड़ी मिली है, आप जोड़ी का भी असर कह सकते हो, जो अखिलेश जी और जयंत जी की जोड़ी मिली है, इसका भी असर है पूरे उत्तर प्रदेश में। लोनी में तो है ही, पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो लोनी विधानसभा में हमने देखा कि मदन भैया जी का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है और उसमें ये देखने को बहुत मिला कि किसी एक ही धर्म के नहीं, सभी धर्मों से लोग बाग पक्ष की बात कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या? पहले भी राजनीति में रहे हैं मदन भैया, तो एक बार मौका फिर देना चाहते हैं। हाँ, जनता, मैंने जैसे सर्वे किया, जनता का ओपिनियन पोल लिया और अचानक ही मैंने लोगों से पूछा, तो लोग मदन भैया को चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। और मदन भैया जी पहले भी 4 बार विधायक रहे हैं, पिछले 2 बार से वो जो हैं नहीं जीत पाए। तो अब जनता बदलाव चाह रही है और जितना भी मैंने चीज़ देखा कि जितना भी तबका है, वो किसी भी वर्ग का हो, वो सब मदन भैया के खेमे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, मदन भैया को लोग चाह रहे हैं कि अब की बार मदन भैया जी को लाया जाए। उनको भी एक बार आजमाना चाहते हैं कि
क्योंकि पहले ये विधानसभा खेकड़ा विधानसभा हुआ करती थी, फिर इसका डिवाइडेशन हुआ 3 विधानसभाओं में, साहिबाबाद इसमें से बनी, लोनी और इधर बागपत। पहले ये एक ही विधानसभा हुआ करती थी। तो जब से ये लोनी विधानसभा बनी है तब से विधायक यहाँ पे जो हैं वो अलग अलग पार्टियों के बने। मदन भैया जो हैं वो नहीं जीत पाए, लेकिन अब की बार जनता बदलाव चाह रही है और कहीं ना कहीं मदन भैया जी के पक्ष में वोटर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम क्या ये मान लें कि इस बार राजनीति में लोनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही बड़ा दंगल होने वाला है? हाँ, आप कह सकते हो कि दंगल क्या, एक सरप्राइज़ आप कह सकते हो कि लोगों को जहाँ तक मेरा सर्वे है सरप्राइज़ मिलने वाला है। और जैसा कि बड़े चैनलों ने भी दिखाया है कि बीजेपी के हाथ से लोनी की सीट जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। और हमारा भी सर्वे यही है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का डाउनफॉल हुआ है लोनी में। और बाकी चुनावी ऊँट है, किस करवट बैठेगा ये कल चुनाव है 10 तारीख को, उसके बाद जो भी जनता कल फैसला कर लेगी और उसका जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि चुनावी ऊँट है इसका पता नहीं चलता किधर बैठ जाए। उपाध्याय जी, आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता और बेबाकी से बात करने का तरीके से हम भी प्रभावित हैं और हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने इसी रवैये को अपनाए रखें और सच्चाई को दिखाते रहें। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी, धन्यवाद आपका। देखना उजाला, देखना उजाला।